बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड को लेकर हमारे साथ ये 2 घंटे गुजारने के लिए तैयार हैं। ये हैं अरमला हसन और ये हैं इमरान हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वैसे तो मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तानी कौम को सुबह सुबह कहना कि आप मजे में हैं, ये बहुत गलत बात है। आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैंने कहा ऐसा क्या मिल रहा है कौम को जो एग्जैक्टली मुझे एकदम से ख्याल आया कि हम शायद किसी अच्छे दौर में रह रहे हैं तो हमें कह सकते हैं कि जी आपको मुबारक हो, बहुत अच्छी सुबह है, बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे वाक़यात हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ नहीं है ऐसा कि हम आपको सुबह सुबह कहें कि आप बहुत मजे में होंगे, सिवाय मौसम के। अच्छा कुछ हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हल्की फुल्की हुई थी रात को भी और दिन में भी, और इमरान उसको बारिश कंसिडर नहीं कर रहे थे सुबह दो कि मेरे लिए वो बारिश थी क्योंकि मेरी गाड़ी गंदी हुई थी। हाँ, गाड़ी तो खैर गंदी होती है बारिश में, और कुछ होना हो। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात हो गई है, पहले बारिश के बाद आपको पता है ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती थी। अब वैसे पिछले कुछ दिनों से जो है ना ह्यूमिडिटी लेवल कम होता है। लाहौर की खासतौर पे हम बात करें, अगर कराची में हो रहा है तो कराची वालों से माजरत, लेकिन मौसम में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली तो बहरहाल आई है। और पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स का मौसम है ओवरऑल, उसमें भाई बड़ी अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं। हमें अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे ब्लाइंड क्रिकेट हो। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा पिछले दिनों में परफॉर्म किया है। और हम अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें तारीख रकम की हमारे चैंपियन अरशद नदीम साहब ने, जो कि वतन वापस पहुंच गए। और उन्होंने जनाब वापस आने के बाद कुछ शिकवे शिकायतें भी की, लेकिन उसके साथ साथ अरमिला उनका अच्छा इस्तकबाल किया गया। और अरशद नदीम साहब आपको पता है सिल्वर मेडल लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर। उन पर फूलों की पत्तियां भी निशावर की गई और एयरपोर्ट पर उनके हक में नारे भी लगाए। बिल्कुल, एथलेटिक्स जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स पंजाब है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने अरशद नदीम का जो खैर मकदम किया, उनका वेलकम बड़े अच्छे अंदाज में किया गया। लेकिन कौमी हीरो ने इस मौके पे शुक्रिया तो अदा किया। उन्होंने कहा कौम की दुआओं से इस मुकाम पर हूँ। अब एशियन गेम्स के लिए उन्होंने कहा कि मैं भरपूर तैयारी करूंगा, और उन्होंने कहा जी मैं मुकम्मल फिट भी हैं, लेकिन अगर उन्हें बैनुल अक़वामी सहूलियात मुहैया की जाए तो गोल्ड मेडल भी जीत सकता हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा, अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे वर्ल्ड में मेडल के साथ नवाजा है। वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एथलेटिक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकती है। उसके साथ साथ हमारा जो है ट्रेनिंग का, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग का जो है वो ग्राउंड नहीं है, तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि पाकिस्तान में ग्राउंड जो है वो एथलेटिक का होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं वो आसानी से उधर जाके ट्रेनिंग कर सके। तो हमारे हीरो की बातें आपने सुनी। गिले शिकवे हमेशा रहते हैं, लेकिन हम खिराज तहसीन पेश करते हैं हर उस पाकिस्तानी को जो न सिर्फ स्पोर्ट्स में बल्कि हर अपनी फील्ड के अंदर अब भी इतने नामसाइद हालात में परफॉर्म कर रहा है और अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। असल इस दौर के हीरो वो सभी लोग हैं, वो चाहे जिस भी फील्ड से वाबस्ता है। तो अरशद, आपको फिर हमारा सलाम, और इंशाल्लाह जल्द हम अरशद को यहाँ पे लेकर आएंगे, इंटरव्यू करेंगे अरशद का। वो हमारी टीम मुसलसल राब्ते में, रोज सुबह इस उम्मीद पे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर के आज बात होगी, आज बात हो जाएगी हमारी। तो लेकिन अल्लाह करे कि हमारी उनसे राबिता हो। हम उनको खुद पर्सनली मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि पूरी कौम का जो कह लेना उन्होंने एक मोराल भी अप किया है, बहुत अच्छा एक जो खुशी का मौका दिया पूरी कौम। खुशी की खबरें आती कितनी है, और ताजा तरीन भी खबर आपको दे, मियां चन्नू जा रहे हैं उकाड़ा के करीब, वो जो ही पहुंचेंगे तो हम कोशिश करेंगे उनको लाइव जरूर लें। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हुए मुख्तसर सी खबर आपको पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से भी दे देते हैं। था जिस शाहकार का इंतजार वो शाहकार आ गया है। जर्सी की रनुमाई कर दी गई है वर्ल्ड कप के लिए। ज़का अशरफ कहते हैं कि अब जो कौमी टीम का मोराल आफ्टर बीइंग नंबर 1 टीम इन वर्ल्ड क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल्स, इस वक्त बहुत मोराल हाई है और टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का आगाज 6 अक्टूबर को नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगा, जबकि आईसीसी वर्ल्ड कप के मुकाबले मजमूई तौर पर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होंगे। अरमला हसन, मुख्तसरन कैसी लगी आपको? जैसे मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी, इतनी देर से मैं आपके चुप होने का वेट कर रही थी, कैसी लगी आपको? मैं आंखें चुरा के देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई थिंक इट्स गुड। मतलब ऐसा नहीं है जिसे देख के आप कहेंगे वाओ, लेकिन अच्छा नहीं, पर ठीक है, मतलब जर्सी हो अच्छी है या नहीं है? बांग्लादेश के कलर वाली फील आ रही है मुझे, जैसे बांग्लादेश के पहले वर्ल्ड कप। बट आई लाइक इट। अब अल्लाह करे बस जर्सी जैसी भी हो पाकिस्तान जीत जाए। हाँ, कारकर्दगी अच्छी और जर्सी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने प्लेयर्स या क्रिकेटर्स की शक्लें याद है। अच्छा, नजर नहीं लगेगी ना जर्सी से, कारकर्दगी अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान। अच्छा है जो वर्ल्ड कप आ रहा है, हम आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाते रहेंगे, मुख्तलिफ चीजें आप तक लाते रहेंगे। अब अरमला हसन की बाकायदा तौर पर तमाम अच्छी खबरें देने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आज मेनली हम केसेस पे बात करेंगे। आज की बड़ी खबर का आगाज करें।
बड़ी खबर में सबसे पहले बात करते हैं तोशा खाना केस में, जिसमें सजा याफ्ता चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर महफूज फैसला आज दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद साहब ने फैसला महफूज किया था और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की मुखालफत की दरख्वास्त थी और दरख्वास्त पर एतराज नहीं बल्कि रियासत को नोटिस दिए बगैर कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले भी नोटिस किया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शिकायत तो इलेक्शन कमीशन ने फाइल की थी, रियासत ने नहीं की, ट्रायल कोर्ट में आपने ये बात नहीं की, आप पहली बार ये कह रहे हैं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है। ओवरऑल एक तो इंतखाबात के बारे में ओवरऑल बात हो रही है बहुत ज्यादा, इसके साथ साथ हाई बिजली, पहले सिर्फ बिजली होती थी अब हाई बिजली, इस पे भी बात होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल के हवाले से आपको बताएं, नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदियां हैं उन्हें करके इंतखाबात करवाने का फैसला किया था, जिसको इजलास में मौजूद तमाम लोगों ने इत्तेफाक राय से कबूल किया और इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की तारीख दी और कहा कि 14 दिसंबर तक ये मुकम्मल होंगी, देन विल गो फॉर द इलेक्शन। लेकिन इस तारीख से मुतालिक सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में जो खतूत का तबादला हुआ था और फिर मुलाकात नहीं हो पाई, वो एक मुलाकात जो जरूरी थी नहीं हो पाई। अब पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, BNP, मेंगल और दीगर सियासी जमातें नई हल्का बंदियों के बजाय 90 रोज में इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। ये शिफ्ट आया है, ये क्यों है, इस बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लिया है, उनको वहां से रिलीफ की उम्मीद है। इस सारे मामले पे हमने बात करनी है और इसका एनालिसिस लेना है कि ये मामला किस जानिब जा रहे हैं। आप स्टार्ट। बिल्कुल, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, आई होप इट्स अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। सबसे पहले तो मेरे साथ फयाज भी पहले हमारे साथ हैं, तो पहले हम उनसे जरा बात करते हैं। फयाज, हमें एक तो लेटेस्ट आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है इस्लामाबाद में, वैसे बड़े अहम दिन आते हैं, हम लाहौर में तो कह रहे हैं मौसम बड़ा अच्छा है, नहीं मालूम कि इस्लामाबाद का मौसम आज आपको क्या शुनीद दे रहा है। बीइंग कोरिस्पोंडेंट जर्नलिस्ट, आप क्या देख रहे हैं जी, क्या होने जा रहा है आज, कितना इंपॉर्टेंट डे और क्या नतीजा निकलने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बड़ा अहम दिन है, क्योंकि आपको मालूम है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं चेयरमैन पीटीआई, उनकी सजा मौतली की दरख्वास्त पर आज फैसला होना है कि आया कि उनकी तोशा खाना फौजदारी केस में सजा मअतल होगी या फिर वो अपनी कैद, जो उनको 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना आयद कर रखा है ट्रायल कोर्ट की जानिब से, क्या वो इसी तरह ही बरकरार रहेगा और वो इसी तरह अपनी कैद जो है वो जेल में काटते रहेंगे। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए गए थे और उसके बाद लतीफ खोसा ने हार्डली 2 से 3 मिनट में अपना जवाब आर्गूमेंट्स भी कंप्लीट किए थे। लतीफ खोसा से पहले जो अमजद परवेज ने आर्गूमेंट्स दिए, तो उनका जो नुक्ता था, बुनियादी नुक्ता, उन्होंने जो अपना महवर बनाए रखा आर्गूमेंट्स को, वो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से इसमें रियासत पाकिस्तान को, स्टेट को नोटिस किया जाए और उस हवाले से उन्होंने तकरीबन 20 अदालती फैसलों के हवाला जात भी दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी केस में जब किसी शख्स को सजा हो जाती है तो वो फिर रियासत पाकिस्तान का कैदी है, तो इसलिए अब रियासत पाकिस्तान को सुनना जरूरी है। तो जिस पे चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क दिए थे, अदालत ने कहा था कि देखें, ये जो कंप्लेंट है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइल की है और यही नुक्ता जो आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठा रहे हैं, ये पहले आपने ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं रखा। तो उन्होंने बताया था कि अब क्योंकि सजा हो चुकी है, सजा होने के बाद कोई भी कैदी जो है वो रियासत पाकिस्तान का कैदी है, तो इसलिए रियासत को सुनना जरूरी है। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि मैं अभी तक उस नुक्ते की तरफ जा ही नहीं रहा, सजा मौतली की तरफ मैं आ ही नहीं रहा। मेरा मौक़िफ़ यह है कि पहले इस नुक्ते को तय कर दिया जाए और उसके बाद उन्होंने आर्गूमेंट्स रोकने की कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि पहले अदालत इस नुक्ते को निपटा दे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने ये नुक्ता आपका नोट कर लिया है, आप अपने आर्गूमेंट्स को जारी रखें। तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ अदालती जो फैसले हैं, जो नज़ीरें हैं, उन्होंने वो भी पेश की। फिर उसके बाद जो एक मिनिमम सजा का एक आर्गूमेंट लिया जा रहा था चेयरमैन पीटीआई के वकला की जाने से, वो कहते हैं कि 3 साल की सजा हुई है और 3 साल की जो सजा है ये मिनिमम सजा है और ये ना हो कि एक शख्स साल 1.5 साल जेल में पड़ा रहे। ठीक है फयाज, ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तोशा खाना केस के अंदर सजा मुअत्तल हो भी जाती है तो जो चेयरमैन पीटीआई है फौरन रिहा नहीं होंगे, उनको जो दीगर FIA वगैरह में जो उनके केसेस है उससे भी जमानत लेना होगी। तो क्या इसमें कुछ वकला से आपकी बात हुई हो या आपके पास कुछ इत्तलात हों?
देखें, बिल्कुल ये बात किसी हद तक दुरुस्त लग रही है। उसकी वजह यह है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर जो है 100 से ज़ायद केसेस बने हुए हैं, तो जिसमें 2-3 वो केसेस हैं जिसमें एक में तो वारंट गिरफ्तारी भी इनएक्टिव वारंट गिरफ्तारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि 9 मई को जो गिरफ्तारी हुई थी वो अलकादर ट्रस्ट में केस में हुई थी, जिसमें 190 मिलियन पाउंड करप्शन का इल्जाम है। उसमें जो उनके वारंट गिरफ्तारी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड नहीं किए थे, वो बल्कि आज भी ऑन फील्ड है, वो एक्टिव है। तो उनकी जमानत जो है वो एहतसाब अदालत उस दरखास्त में खारिज कर चुकी है। तो एक तो इम्कान ये भी हो सकता है कि अगर उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर साइफर में भी आपको पता है कि उनकी शाह महमूद कुरैशी जो शरीक मुल्जिम है उनका भी वो भी गिरफ्तार है, तो मुमकिन तौर पर ये भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कहा यह जा सकता है कि शायद गिरफ्तारी के बाद इसके बाद भी गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फयाज, बहुत शुक्रिया कि आपने इन डिटेल हमें बता दिया। अब चूंकि शौकत बराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आपने ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फयाज महमूद की सारी डिस्कशन सुनी, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट थी उन्होंने हमें बताई। ये जो आज तोशाखाना केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से अगर वो इससे रिहाई होती भी है तो किसी और केस में गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या देख रहे हैं आप, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी जो मुश्किलात हैं आपको कम होती नजर आ रही हैं, या ये जो केस के बाद केस है या गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी है, इससे मुश्किलात में खासा इजाफा हो रहा है उनकी? जी थैंक यू अरमला। बात यह है कि गिरफ्तारी तोशाखाना में तो सजा हुई है, वो तो महज गिरफ्तारी नहीं डाली गई, और तोशाखाना की सजा के खिलाफ ये समाअत हुई। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए वो कंक्लूड हो चुके और आज 11 बजे उसका फैसला होना है। ये जितने जो कुछ हो रहा है, यूसुफ रजा गिलानी ने एक हार खरीदा था, पैसे भी दिए थे, कागजात में वो क्लियर था, और उसके बावजूद खुद चेयरमैन पीटीआई के वो बयानात और उनका प्रोपेगेंडा पूरी कौम के सामने है। अभी जो कुछ हो रहा है, आप दूसरों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे और खुद वही काम करते रहे, उसमें जो कानूनी पहलू थे वो कवर थे। यहाँ तो कानूनी पहलू बेसिकली कवर नहीं है कि आपने जो तोशाखाना के तहफ़ खरीदे वो पैसे आपने शो नहीं किए कि कहाँ से आए, फिर आपने किस तरह से पैसे पे किए वो आपने शो किए। एक्चुअली कंसीलमेंट है, ये गलत बयानी का केस है जो जिसमें ये सजा आया। 11 बजे क्योंकि 2 घंटे रह गए, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई, उससे तो ये लगता है कि इनको कुछ डर है और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। ये तो हो गया तोशाखाना वाला केस। बाकी सीरीज ऑफ केसेस है। साइफर वाला एक बहुत ही बड़ा केस है कि पूरे मुल्क की किया गया कि एक हाई ऑफिशियल सीक्रेट है, तो आपने लहरा दिया आकर। तो यकीनन गिरफ्तारी डाली हुई है उसमें, 190 मिलियन एहतसाब वाला केस है, उसमें गिरफ्तारी डाली हुई है, तो रिहाई तो मुश्किल है। जो 11 पराचा साहब, रिहाई तो मुश्किल है, लेकिन अगर इस केस में रिलीफ मिल जाता है चेयरमैन पीटीआई को, इसके नतीजे का असर बाकी केसेस के नताइज पे भी आ सकता है। देखिए डिफरेंट केसेस हैं, मसलन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर साइफर वाला केस है, वो करप्शन वाला केस नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का केस है कि कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है या मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, वो क्रिमिनल केसेस हैं। साइफर वाला सिक्योरिटी रिलेटेड केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला वो करप्शन का केस है। तो मैं नहीं समझता कि ये इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, अलबत्ता जो जिस तरह का माहौल पीटीआई या उसके सपोर्टर या वर्कर्स बनाते हैं, उस माहौल में तो वो कहेंगे, जैसे सरदार लतीफ खान खोसा साहब कह रहे थे जुमे वाले दिन कि ये चेयरमैन पीटीआई को मजीद 3 दिन अंदर रखना चाह रहे हैं। तो भाई इस मुल्क में 11 साल लोग अंदर रहे और उन्हीं केसेस में बरी भी हुए, तो आप 3 दिन को इतना वो हाइप दे रहे हैं सिर्फ एक साइकोलॉजिकल और एक वो जो माहौल बनाया जाता है उस माहौल को बनाने के लिए। अदरवाइज जी अच्छा पराचा साहब, ठीक है, ये नुक्ता आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे, तो अब जो भी नतीजा है सामने आ जाएगा, हम और आप देख लेंगे। थोड़ा सा इलेक्शंस के ऊपर आ जाए। पहली दफा ऐसा हो रहा है, अमूमी तौर पे एक जमात ये करती है, खासतौर पे वो जमात जो कि
हुकूमत में होती, हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा है, या फिर वो जमात जिसको डर हो कि शायद वो बेहतर नताइज ना ले पाए, इलेक्शन से घबराती है। ऐसा नहीं होता कि मुल्क की तकरीबन सभी बड़ी जमातें, एक आध जमात को छोड़ के, वो इलेक्शन से घबराना का लफ्ज़ पता नहीं ठीक है या नहीं, लेकिन फासला ज़रूर इख्तियार करती नज़र आती हैं, उसमें उनको ताख़ीर ज़रूर चाहिए। कभी हाँ कभी ना वाली पॉलिसी है, और इस वक्त एक गूं मगू की सूरत हाल है जिसको हम देखते हैं। एक जानब जो बैनुल-अक़वामी ममालिक है वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो, लेकिन हमें सूरत हाल क्लियर नहीं है। आप इंटरनेशनल प्रेशर, चाहे वो यूरोपीय यूनियन का हो, अमेरिका का हो, वेस्टर्न कंट्रीज़ का हो, उसको देखते हुए और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए क्या समझते हैं? क्या मौजूदा जो निगरान सेटअप है उसके लिए टाइमली इलेक्शन पे जाना उसके लिए लाजिम होगा या नहीं? जो खदशात है हमारे, उसी जानिब जाएगा ये मामला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इंटरनेशनल जो फ्रेंड्स हैं या पार्टनर्स हैं वो न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि वो बात भी कर रहे हैं। और जो भी स्टेटमेंट आती है बड़ा फाइन पॉइंट है, वो कहते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान के आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब उसमें केयरटेकर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव जो बार बार कहा गया है कि नई मरदमशुमारी हुई, नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियां जरूरी हैं, ये भी आइन का आर्टिकल 44 है और 55 क्लॉज 1 है। 55 क्लॉज 1 के तहत आपको नई मरदमशुमारी के तहत अगर वो अप्रूव्ड है तो फिर उसके मुताबिक सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। दूसरी साइड कहती है कि आइन का आर्टिकल 224 224 का सबसेक्शन 2 है जिसके तहत 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। लिहाजा आइन की दोनों आर्टिकल्स एट द सेम टाइम्स वो ऑपरेटिव हैं, वो फाल हैं। अगर डिले होते हैं इलेक्शन, जो कि मुझे ऑनेस्टली नजर आ रहा है कि डिले होंगे, वो जब तक ये मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन के बाद जब तक ये हल्का बंदियां नहीं होंगी, हल्का बंदियां फिर पहले इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर उस पर ऑब्जेक्शन आएंगी, ऑब्जेक्शंस रिमूव होंगी, एड्रेस होंगी, रिड्रेस होंगी, उसके बाद जाकर इलेक्शन होंगे। तो जो मैं सुनता हूँ केयर टेकर गवर्नमेंट के लोग हों या इलेक्शन कमीशन हो, इवन मुझे तो फरवरी मार्च वाला वो जो एक महीना है वही नजर आ रहा है, मुझे जल्दी इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल पार्टनर अलबत्ता ये जरूर रखे हुए हैं कि जितना आपका आइन और कानून कहता है उसके अंदर अंदर आप इलेक्शन करवाएं। अब इंटरप्रिटेशन है वो क्या हल्का बंदियों मुकम्मल होने से पहले इलेक्शन करवाने हैं 224 क्लास 2 के तहत, या फिर 55 क्लास 5 के तहत आपने हल्का बंदियां पूरी कर। अच्छा शौकत भाई, अच्छा अभी इमरान ने भी बात की कि कभी हाँ या कभी ना वाली पॉलिसी है। पहले पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से एक पेज पर थे तमाम लोग और ये इलेक्शन को लेके काफी उनकी आपस में जो कह लें कोऑर्डिनेशन कह लें आप थी, मगर अब पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें वो कह रही हैं कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। इनफैक्ट नैयर बुखारी साहब ने भी कहा है कि हम इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहते, अगर सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख देते हैं तो हम आइन के साथ खड़े हैं। अब ये ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक बड़ी अहम जमात है इस पीडीएम इत्तेहाद के अंदर, अगर उनका ये मौक़िफ़ है या छोटी जमातों का भी मौक़िफ़ है तो इस पे तो जो कह लें इम्प्लीमेंटेशन के लिए इक़दामात करने होंगे। हाउ डू यू सी? सियासी जमातें एक मुतालबा कर सकती हैं, एक आवाज उठा सकती हैं, सियासी जमातें फैसला नहीं कर सकती। फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सदर ममलिकत ने जो मुशावरत के लिए बुलाया था उसके बाद अब नजरें हैं, मेरी नजरें तो हैं लॉ मिनिस्ट्री की जो ओपिनियन सदर ने मांगी हुई है कि आप बताएं जी कि इलेक्शन की तारीख या मैंने देनी है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। अब ये तो मेरे नजर में तो क्लियर हो गया कि सदर ने जब लॉ मिनिस्ट्री से रजू किया तो उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री तो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर है, लॉ मिनिस्टर बैठे केयर टेकर, वो वही बात करेंगे जो निगरान काबीना कर रही है कि इलेक्शन जो है वो जी। प्राइस साहब ये भी बताइए, मुझे लगता है कि मैं और आप तो बात कर रहे हैं, जाहिर बात है हमने तो इस वक्त का पेट भरना है और ये ज़रूरी है, चूंकि आईनी मामला है तो बात करना ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम को कोई बहुत ज़्यादा गर्ज है कि आगे आने क्या जा रहा है। आवाम की जिस तरह की सूरत हाल है, तो सवाल मेरा थोड़ा सा कुछ इस तरह का है कि ये जो सारी 13 पीडीएम की जमातें इस वक्त मिलकर निगरान सेटअप से अवाम की जान छुड़ाना चाहती हैं, और उन्होंने कहा है कि आप बिजली के खिलाफ होने वाले एहतजाज में शामिल हों ताकि इस जुल्म से हमारी जान छूटे, जो अभी 10-12 दिन पहले शुरू हुआ है बकौल उनके। आपके ख्याल में क्या जान छुड़ा पाएंगी, और इस रवैये को आप कैसे देख रहे हैं कि आपने खुद
मुआहदे किए, चाहे तहरीक इंसाफ थी या PDM की 13 जमातें थीं। आपने खुद IMF को लिवरेज दिया कि वो अवाम के गलों पर माजरत के साथ कह रहा हूं कि छुरी चलाए, और वो चल रही है। अवाम बहुत हद तक पिस रहे हैं, कट रहे हैं, और फिर अब आप आके इलेक्शन के माहौल के अंदर ये कहें अवाम को कि जाएं एहतजाज करें इनके खिलाफ, आप इसको कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली आपके पास वक्त कम है और सवालात बहुत ज्यादा हैं, तो एक बात अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, आर्गुमेंट रह जाता है। आपका दूसरा सवाल है, बहरहाल मैं इसी सवाल को एड्रेस करता हूं। देखें, 3.5 साल PTI रही, वही एग्रीमेंट किया, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ा, IMF नाराज हुआ। PTI का पूरा बैगेज जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती थी कि उनकी गंद का टोकरा आपने अपने कंधों पे रख लिया है, तो एग्जैक्टली वही था। फिर 16 महीने इत्तेहादी हुकूमत के लिए मजबूरी थी, मुआहदा करना था, डिफॉल्ट से बचना था। उनका एक ही मेरे ख्याल में टारगेट था कि हम डिफॉल्ट से बचें और श्रीलंका ना बने, जिसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन वही चीज जो उन्होंने आकर निगरान हुकूमत के सर पे डाल दी कि जी निगरान हुकूमत जो है अब ये संभाले। एक बात मैं जरूर करना चाह रहा हूं, जो अभी इलेक्शन की बात हो रही थी कि ये भागना चाह रहे हैं, कोई नहीं भागना चाह रहा और ना ही रिजल्ट ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। कराची में बाई इलेक्शन हुआ, फिर बल्दियाती इंतखाबात हुए। कराची में जो पॉपुलैरिटी का एक सो कॉल्ड हवा बनाया हुआ है, वो कराची में तो निकल गया ना कि तीसरे नंबर पे PTI। अभी KP में इलेक्शन हुआ, वो सीटें ले गए PTI वाले। लेकिन अगर आप जो कहते हैं ना एक बामुकाबला 13, तो 13 तो स्कैटर्ड होकर लड़ रही थी, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। उसमें JUI भी जीती, पीपल्स पार्टी भी जीती, ANP भी जीती, नून लीग भी जीती, और आजाद पहले नंबर पे आ गए। फिर PTI और दीगर जमातें आई। तो ये जो जब इलेक्शन आएगा, जिसमें फिर सारे कैरेक्टर जब आएंगे मैदान में, मियां नवाज शरीफ भी होपफुली आएंगे, मरियम नवाज भी बाहर निकलेंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी बाहर निकलेंगे, तो कम अज कम जो एक माहौल बनेगा, वो ये जो पॉपुलैरिटी है कि सिर्फ एक ही जमात पता नहीं 70% खड़ी है और बाकी जमातें, ये इलेक्शन में ऑन ग्राउंड बाकी जमातें, प्लीज कीप इन योर माइंड, बाकी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। 90 दिन में ही करा देंगी इलेक्शन जमातें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, 90 दिन वाला मैं नहीं समझता कि इलेक्शन होंगे। मैं तो आपको अपनी बात, अपनी राय बता रहा हूँ कि पता नहीं, अल्लाह करे फरवरी में हो जाए तो बड़ी बात। अच्छा, आपके मुताबिक फरवरी तक तो अगर हो जाए तो बड़ी बात है, वरना 90 दिन वाली कोई सूरत हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत बराचा साहब, अर्ली इन द मॉर्निंग आपने में ज्वाइन किया। और मौजूदा जो इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनके मुताबिक सियासी जमातें इलेक्शन से भाग नहीं रही हैं, और ये भी नहीं है कि जो रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे, लेकिन अलबत्ता 90 दिन के अंदर इंतखाबात होते उन्हें नजर नहीं आ रहे। ठीक है जनाब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने जो कि बिजली के बिलों की बात की थी, अफसोसनाक खबरें रोज आ रही हैं, और ये खबरें ऐसी नहीं है कि हम कोई मतलब सिर्फ टेलीविजन भी देखें, हमारे आसपास से आ रही हैं। बिजली के बिल और महंगाई, जो ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास आई, 2 जानें और ले गई ये महंगाई। जहानिया और डिजकोट में 2 अफराद ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। भूख से बिलखते बच्चे देखकर माँ से बर्दाश्त ना हुआ और उसने जहरीली गोलियाँ निकली और ख़ुदकुशी कर ली। और इसी तरह शौहर के बिल अदा न करने पर बिजली काट दी गई और 2 दिन पहले राशन के पैसों से बिल अदा किया। पेपको एहलकारों ने फिर भी बिजली बहाल न की, घर में गुर्बत बहुत थी और ये नतीजा निकला। और कल लाहौर से मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ट्रेन की पटरी के ऊपर एक खातून खड़ी हुई थी, उन्होंने खुद देखा, उनको बचा लिया गया, लेकिन वो भी कोशिश कर रही थी 2 बच्चों के हमरा। तो अल्लाह पाक आसानी करे, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ती जा रही है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। और जैसा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं भाई, हम मतलब ऐसे थोड़ी, हमने आपसे वादा किया था कि अरशद नदीम से जो ही हमारा राब्ता होता है हम जरूर उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एंड वील हैव दिस ऑनर कि हमारे साथ अरशद आए। वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर पाकिस्तान को सिल्वर मेडल जिताने वाले, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद करने वाले अरशद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एंड एज ऑफ सेट हमारी तो एक्सप्रेसो फैमिली का हिस्सा ही बन गए। अरशद, वेलकम टू एक्सप्रेसो, और बहुत दिल से आपको मुबारकबाद। बहुत कमाल आप खेले, अपनी इंजरी के बावजूद आपने पाकिस्तान का झंडा दुनिया भर में लहराया। कैसा फील हो रहा है और कैसा लग रहा है और कैसे कर लिया आपने ये? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं मेरे साथ थी और मेरे वालिदैन की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है। और बड़ी होप थी मुझे भी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी फाइट करूंगा, तो वही हुआ कि फाइट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की, गोल्ड की भी की। बाकी वो कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा हो वही मिलता है।
और आप सबको पता है कि मैंने 1 साल बाद इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने सर्जरी करवाई थी एल्बो और नी की, और साथ मुझे नी की भी इंजरी रही है, तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा था। जबरदस्त। अच्छा, अभी अरशद आपने खुद भी कहा कि इंजरी के बाद आपने 1 साल बाद किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया था, वो फीलिंग क्या थी जब आपको, ऑब्वियसली उस वक्त तो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, ज़रा वो फीलिंग शेयर करें जब आपको मेडल मिला और जब वहाँ पे पाकिस्तान के को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके नारे लगे, हाउ वाज द फीलिंग? आज बिल्कुल अगर देखा जाए तो फीलिंग माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, जैसे कि मैंने 1 साल बाद पार्टिसिपेट किया है और मुझे होप थी कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूंगा, तो वही हुआ कि मैंने मेडल जीता, और जब मेडल मैंने जीता तो वो एक अलग सी खुशी थी। अगर देखा जाए तो इंसान बयान नहीं कर सकता कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हो रही थी, और अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही खुश था, क्योंकि वर्ल्ड में ये पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की है मैंने कि वर्ल्ड में आज तक कभी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कोई मेडल ना भी जीतते तो आपने इतना बड़ा काम कर दिया था। और दूसरी बात ये अरशद, जेवलिन को कोई जानता ही नहीं था, आपकी वजह से लोग जेवलिन को न सिर्फ जानने लगे हैं, बच्चा बच्चा खेलने लगा है, देखने लगा है। ये तो आपने हिस्ट्री क्रिएट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और माशाल्लाह इसमें आपकी ग्रेट एफर्ट है। ये बताइए नीरज से क्या बात हुई आपकी, आपने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, वो अपने तिरंगे के साथ खड़े थे और उन्होंने साथ आपको लगा लिया, बड़े खूबसूरत विजुअल्स थे वो, आप दोनों हमें बहुत अच्छे लगे और हमने उनको भी मुबारकबाद दी, क्योंकि जाहिर बात है उनकी गेम अच्छी थी, वो नंबर 1 रहे, आप नंबर 2 रहे। क्या बातचीत हुई आप दोनों चैंपियंस के बीच? आज बिल्कुल जैसे हम फर्स्ट सेकंड हुए हैं तो दोनों माशाल्लाह बड़े खुश थे कि हमने वर्ल्ड लेवल पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर देखा है तो एशिया में हम फर्स्ट सेकंड हुए हैं, तो ये बड़े एजाज की बात है। तो एक दूसरे यही शेयर कर रहे थे कि यार माशाल्लाह हम इंडिया और पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट सेकंड हुआ है, तो बड़ी खुशी हो रही है। और आप सर्जरी करवा के उसके बाद आपने इस पे वर्क किया, ट्रेनिंग की, और 1 साल बाद पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो माशाल्लाह आप भी मेडल में आए हैं, कहते मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। तो अरशद, मुश्किल कितना हो रहा था नी इंजरी के साथ थ्रो करना, मुश्किल कितना हो रहा था? और जब आपकी थ्रो गई उसके बाद आपको लगा था कि आप इसको चेज कर पाएंगे? आपको लगा कि नहीं अब मैंने बेस्ट दे दिया, शायद इससे आगे ना कर पाऊं? इंजरी के साथ देखा जाए तो इंजरी के साथ मुश्किल तो लग रहा था, क्योंकि पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो आपको पता है कि नी की जब कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे थोड़ा सा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रन अप लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो जैसे मैंने 1-2 थ्रो किए हैं, तो उसके बाद पर थोड़ा सा ज़हन में होता है कि यार मुझे पेन ना निकले। जैसे जैसे मैं थ्रो करता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग जो है वो अच्छी। जबरदस्त। एंड यू मेड द हिस्ट्री अरशद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर मुबारकबाद। हमें पता है आप ट्रैवल कर रहे हैं। अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कौमी हीरो, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात हम करवाते हैं एक और एक्सप्रेसो हीरो से। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा हैं महानूर चीमा, जिन्होंने 16 साल की उम्र में GCSE के मज़ामीन में प्राइवेट तौर पर और स्कूल के जरिए 34A का हैरान कुन यूरोपियन अवार्ड हासिल किया है, रिकॉर्ड हासिल किया। इनफैक्ट पहली तालिबा हैं जी जिन्होंने इस लेवल के इम्तिहान में इतने सारे एज लिए हैं, और पूरे यूरोप में वो पहली तालिबा हैं या पहली लड़की हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में मजमूई तौर पर 34 एज हासिल किए हैं। महानूर चीमा ने जी IQ टेस्ट में 161 नंबर हासिल किए हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है। महानूर जहालत के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 1% अफराद में है, और महानूर पियानो भी बजाती हैं, घुड़सवारी भी करती हैं, स्विमिंग भी करती हैं, चेस भी खेलती हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ रखती हैं, और साथ साथ अपने इतने सारे एज भी स्कोर करती है। तो हमने सोचा कि इनसे आपकी मुलाकात करवाई जाए। जी, सोशल मीडिया सेंसेशन, आपने सोशल मीडिया पे भरपूर इनका तस्करा सुना होगा। महानूर हमारे साथ मौजूद हैं, GCSE के अंदर इन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। महानूर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, सो प्राउड ऑफ यू। दुनिया भर में जो कोई नहीं कर सका वो आपने किया है, माशाल्लाह। यूर पाकिस्तानी, सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स हमें बताइए, और साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी हमें बताइए, किस सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली आपने पढ़ा है, खासतौर पे जो एक प्रेफर्ड लिस्ट दी है GCSE की। Walaikum salam. Thank you so much for having me on the show. I'm very happy कि मैंने जो टारगेट सेट किया था वो मैंने अचीव कर लिया, और पाकिस्तान ने मुझे बहुत लव एंड सपोर्ट over the past 5 days दिखाई है, and I'm very grateful.
सब्जेक्ट्स मेरे 34 थे, मेरे 5 लैंग्वेजेस थी, साइंसेस, इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेज, मैथ्स, लैटिन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्लासिकल सिविलाइजेशन, कॉमर्स। That's really great, महानूर। और इस सब में से आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपका जो ज़्यादा क्लोज कनेक्शन रहा है, जिसको आपने ज़्यादा दिल से पढ़ा अदर देन अ सब्जेक्ट? मेरी डेफिनेटली, क्योंकि पैशन मेडिसिन है, मैंने साइंसेस को बहुत एंजॉय किया। मेरी मदर मास्टर्स इकोनॉमिक्स होल्डर है, तो मैथ हमारी फैमिली में पैशन है। लैंग्वेजेस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उनको भी बहुत एंजॉय किया। ज़बरदस्त। अच्छा महानूर, IQ लेवल आपका इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और इसके लिए क्या आप प्रैक्टिस करती हैं या ये नेचुरली आपके अंदर है? क्या चीज़ें हैं, क्या टेक्निक्स हैं? ऑब्वियसली IQ अच्छा होना एक बहुत जो के लिए ब्लेसिंग होती है। थैंक यू सो मच। मैं कहूँगी कि IQ डेवलपमेंट एक मिक्स होता है आपके जेनेटिक्स का, कि आपके पेरेंट्स कितने ज़हीन हैं, और फिर आपकी जो चाइल्डहुड से एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की हैं। तो इंटेलेक्ट नर्चरिंग एक्टिविटीज़ डेफिनेटली अर्ली एज से शुरू करें अगर आपने हाई IQ डेवलप करना है तो। That's really great. So how does it feel, Manu, to be a world record holder? I mean, you might have when you might have started, आपको नहीं पता होगा कि मैं ये कर सकती हूँ या ये मैं करूँगी, या मुझे तो लगता है कि आप शायद टारगेट भी ना करे हो, लेकिन क्या आप टारगेट कर रही थी कि आपने वर्ल्ड टॉप करना है और दुनिया के आगे इन जस्ट एज ऑफ 16 आपने अपने आप को लेकर आना है एज अ एक डिफरेंट स्टूडेंट के तौर पर, और दुनिया को दिखाना है कि आप में कितना टैलेंट है, या फिर ये हो गया? मैं जब 2016 में यहाँ बरतानिया आई थी, तो मेरा पहला एकेडमिक माइलस्टोन GCSEs ही थे। तो मेरा एम था कि मैंने 50 सब्जेक्ट करने हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मोस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में भी और मोस्ट नंबर ऑफ A स्टार्स में भी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइम टेबल क्लैशेस इतने हुए, तो मुझे 50 से 34 पे आना पड़ा, क्योंकि स्कूल और काउंसिल अलाउ ही नहीं कर रहे थे। तो 34 अनफॉर्चुनेटली मेरा मोस्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स तो नहीं बन सका, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ A स्टार्स फिर भी। ज़बरदस्त। तो मानूर, आगे क्या प्लान है फ्यूचर के? अभी तो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं, वर्ल्ड में आपने टॉप किया है, सो अब फर्दर क्या प्लान्स है अपनी स्टडीज़ को लेके, और दीगर फिर हम आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी पूछते हैं कि क्या हॉबीज़ हैं आपकी? करंट मेरे प्लान्स तो अभी A लेवल ही हैं, और मैंने एम किया है कि मैं एटलीस्ट 20 सब्जेक्ट्स कर पाऊँ। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के मुतालिक मैं अभी अपना पियानो डिप्लोमा कर रही हूँ, मेरा नवंबर में उसका एग्ज़ाम है। मोस्टली तो जब बच्चे इतना अच्छा पढ़ने वाले होते हैं तो पेरेंट्स का फोकस यही रहता है कि बस वो पढ़ते रहें, एंड उनकी अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ स्टडी का पार्ट शामिल कर लेते हैं अम्मा अब्बा। तो आपके साथ भी क्या ऐसा होता है कि हर वक्त एक किताबी सा माहौल घर में रहता है, या नहीं यू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड विद दैट पढ़ाई भी चलती है? मेरे पेरेंट्स ने हमेशा, क्योंकि मैं खुद ही बहुत मेरी एकेडमिक ड्राइव बहुत है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्री रेन दी है कि जितने भी सब्जेक्ट्स करने करो, और उसके साथ साथ अपनी नॉर्मल हेल्थी रिलैक्स लाइफ भी गुजारो, क्योंकि मुझे एकेडमिक प्रेशर इतना नहीं फील होता सब्जेक्ट्स का। तो दोनों पेरेंट्स में से गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी भी होती है कि एक तरफ से सख्ती हो रही होती है, एक तरफ से नरमी हो रही होती है। ऐसा कुछ रहा या नहीं? अम्मी अब्बू बैलेंस रखा उन्होंने आपके ऊपर जो मैं नॉर्मली तो दोनों ही गुड कॉप है, लेकिन अगर मैं एजुकेशन वाइज कहूँ तो मेरी मदर डेफिनेटली बैड कॉप है। क्या वो सुन रही है इस वक्त आपको? जी सुन रही है। जबरदस्त जबरदस्त। मानूर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप डेफिनेटली जो कह लें एक ब्रिलियंट किस्म की स्टूडेंट है, और आप जैसे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली पाकिस्तान को नाम रोशन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मानूर चीमा हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें अफेरा फैज आज हमें सैर करवा रही हैं लाहौर में मौजूद तारीखी नज़रों से ओझल छोटी चौबुर्जी की। देखते हैं क्या दिखा रही हैं आज। हिंदुस्तान औरंगजेब, आलमगीर और दिलरस बेगम की साहबजादी थी। ये फारसी की शायरा थी, और ये 15 फरवरी 1638 में दक्कन में पैदा हुई। शहंशाह
हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर की पहली बीवी दिलरस बेगम जो थी, ये ईरान की शहजादी थी। और क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो तारीखी विरसा है, ये शहंशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा के लिए नवाकोट में जो वसी और अरीज़ बाग था, उसके बीचों बीच तामीर करवाया था। तारीखदान ये भी लिखते हैं कि शहजादी ज़ेबुन्निसा लाहौर में इस जगह पर दफन नहीं है, बल्कि वो सलीमगढ़ दिल्ली में 30 हज़ारी बाग में दफन है। शहजादी ज़ेबुन्निसा फ़लसफ़ा, रियाजी, फ़ल्कियात और अदब की माहिर थीं। ज़ेबुन्निसा ने मख्फ़ी के तखल्लुस से शायरी की। 1929 में दिल्ली से और 2001 में ईरान में मख्फ़ी के नाम से उनका दीवान भी शाया किया गया। ज़ेबुन्निसा के मुतल्लिक कहा जाता है कि उन्होंने 3 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। ज़ेबुन्निसा तारीख की मुतनाज़ा शख्सियत रही हैं। ज़ेबुन्निसा ने उम्र भर शादी नहीं की। ज़ेबुन्निसा अपने अंकल दारा शिकोह के बहुत करीब थीं और ये बात उनके वालिद शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ तारीखदान तो ये भी कहते हैं कि ज़ेबुन्निसा उस वक्त लाहौर के गवर्नर आकिल खान की प्यार की दास्तान शेरो शायरी से शुरू हो चुकी थी। आकिल खान ने शहजादी को छत पर देखा और शेर पढ़ा। कहा जाता है कि ज़ेबुन्निसा और आकिल खान एक बाग में मिला करते थे, जो उस वक्त इसी एरिया में बनाया गया था, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद नहीं। तारीख के औराक में है कि शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर को आकिल खान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी शहंशाह हिंदुस्तान ने उसे मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। लेकिन वो डर गया, घबरा गया कि कहीं उसे मार ना दिया जाए, और वो दिल्ली नहीं गया। ज़ेबुन्निसा का ये मकबरा बाकी मुगल मकबरों की तरह संगे मरमर और खूबसूरत पेंटिंग से मुज़य्यन है। अब तीसरी कहानी ये है कि बचपन ही में शहजादी ज़ेबुन्निसा का दारा शिकोह के बेटे से रिश्ता तय कर दिया गया था। जब तख्ते बादशाही की बात छिड़ी तो औरंगजेब और दारा शिकोह आपस में दुश्मन हो गए, और इसी बीच शहजादी ज़ेबुन्निसा ने महल के कुछ राज दारा शिकोह के बेटे से कर दिए, और अपने रिश्ते के हवाले से वो अपने बाप यानी शहंशाह हिंदुस्तान से हम कलाम भी हुई। ये बात शहंशाह को कुछ खास पसंद नहीं आई, और इसी वजह से तारीखदान कहते हैं कि शहंशाह ने अपनी प्यारी बेटी ज़ेबुन्निसा को जिंदान में डलवा दिया। तारीखदान ये भी लिखते हैं कि शहजादी ने अपनी उम्र के आखिरी 20 साल कैद में गुजारे, और उसी कैद के दौरान वो वफात पा गई। दफन कहाँ किया गया, इस बारे में भी 2 राय पाई जाती हैं। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि वो यहीं लाहौर में इसी मुकाम पर दफन हैं, जबकि कुछ लिखते हैं कि ज़ेबुन्निसा की कब्र लाहौर में नहीं बल्कि सलीमगढ़ दिल्ली में है। बादशाह के हुक्म से उसे 30 हज़ारी बाग में दफन किया गया था। मशहूर शायर बर्क दहलवी ने अपने एक शेर में कहा था कि ज़ेबुन्निसा की कब्र जो थी खाक में नेहा, सदियों के बाद उसका मिला गुमशुदा निशान। मशहूर है जो खत्म हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि इस बाग में एक और बाग भी था, और ये छोटी चुबुर्जी ज़ेबुन्निसा की ड्योढ़ी भी कहलाती थी। तारीख बताती है कि ज़ेबुन्निसा यहाँ अपना वक्त गुजारा करती थी, लेकिन ये तारीखी विरसा अब तंग गलियों में घिरा हुआ है और इसकी खूबसूरती अयान नहीं है। इसकी तामीर बहुत खूबसूरत है। इसको छोटी टाइलों से तामीर किया गया है। सदियों पुरानी इस बिल्डिंग में कोई सरिया इस्तेमाल नहीं किया गया, और इस इमारत के गुंबद देखें जिन्हें छोटी टाइलों का सहारा देकर खड़ा किया गया है। ये उस दौर के सिविल इंजीनियर्स का शाहकार है, कमाल है। हिंदुस्तान में हुकूमत करने वालों में अपने पीछे रानियां तैमूरी खानदान ने छोड़ी। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद सिख दौरे हुकूमत में मुगलिया तारीख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस तारीखी विरसे के गिर्द रहने वालों ने इसे कूड़ा करकट का मरकज बना दिया है। हुकूमत तो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रही है कि इस विरसे को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी हेरिटेज का ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ एशिया क्रिकेट कप के हवाले से। एशिया पर हुक्मरानी
क्रिकेटिंग हुक्मरानी किसकी होगी? ये जंग 30 अगस्त से मुल्तान में शुरू होगी, जिसमें इफ्तिताह पाकिस्तान और नेपाल के मैच से होगा। ये पहला मैच है जो खेला जाएगा और अफगानिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश और वनडे में नंबर 1 बनने वाली टीम, जैसे कि आपको पता ही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसका एशिया कप में ये एक इम्तहान है, हमारा होम कहना चाहिए टूर्नामेंट है जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। मेगा इवेंट्स के लिए नेपाल और अफगानिस्तान की जो टीमें हैं वो पाकिस्तान आ चुकी हैं। मुल्तान एक मैच की मेज़बानी करेगा, फिर ये लाहौर में आ जाएगा और एशिया के 3 मैचेस जो हैं वो लाहौर में होंगे और इवेंट के जो बाकी मैचेस हैं वो श्रीलंका में कैंडी और कोलंबो में खेले जाएंगे और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी है। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि जो मुल्तान की सख्त गर्मी में उसमें पाकिस्तान और नेपाल की टीमें शाम 4 बजे आज प्रैक्टिस भी करेंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी वर्ल्ड कप के लिए, हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था किट की रोनुमाई कर दी है और वर्ल्ड कप की स्टार नेशन जो जर्सी है उसकी दर हकीकत पाकिस्तान क्रिकेट हीरोज़ और जो कले पुरजोश किस्म के सपोर्टर्स के ताल्लुक को जाहिर करती है। इस किट के हवाले से और एशिया कप का जो कल से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं मुल्तान के अंदर और आज जो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अब्बास रजा साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया। ये जो भी हम अफगानिस्तान के बाद वाइट वॉश करने के बाद ODI नंबर 1 बनने के बाद अब पाकिस्तानी टीम एशिया कप के लिए आपको लगता है कि तैयार है और बड़े अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे? जी, पाकिस्तान टीम से हमेशा हम तो अच्छी उम्मीद रखेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस हम जीते ज़रूर हैं, नंबर 1 भी हम हो गए जी, लेकिन कुछ मसले मसाइल जो हैं वो उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये तो है। देखिए, पिचेस थी श्रीलंका में, वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन यह कि एक मैच में देखें हम 200 के करीब रन कर सके तो बॉलर्स ने लाज रख ली। फिर दूसरा मैच आया तो उसमें हम हमारे जो टॉप बॉलर्स हैं वो उनकी टॉप ऑर्डर को खिला नहीं सके और वो एक लंबी रिकॉर्ड पार्टनरशिप हो गई ओपनिंग की। तो उसके बाद फिर बैटर्स ने बेहतर परफॉर्म किया। फिर जो तीसरा मैच है उसमें मैं कहता हूँ कि कोलंबो की पिच जो है वो ज़्यादा ट्रिकी है, तो उसमें ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया पाकिस्तान ने, क्योंकि 225 एवरेज स्कोर था उस पिच का, तो इन्होंने उस पिच को अच्छा रीड करते हुए 268 रन किए। तो इस तरह की जो पिच अंडरस्टैंडिंग है वो वर्ल्ड कप में हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एशिया कप में भी पड़ेगी, लेकिन वर्ल्ड कप में हमें पिच की रीडिंग, क्योंकि ऑस का फैक्टर भी होगा। अब हमारे कैप्टन पिच रीड कर सकते हैं ठीक से? उनके ऊपर पहले सवालात उठते थे, वी बिलीव वी बीइंग स्पेक्टेटर्स, हम नहीं उनकी सलाहियत पे शक कर सकते, लेकिन कैप्टन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है टू रीड द पिच क्या कह रही है और एटमॉस्फेयर सारा। तो क्या अब कैप्टन के ऊपर हम वो वाली रिलायबिलिटी है हमारी? 100 में से 80 नंबर दूंगा, जो कि काफ़ी इम्प्रूव हुए। पहले 50-50 होते थे उनके फैसले, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये मुश्किल, बेशक वो एक कमज़ोर टीम थी अफगानिस्तान की, लेकिन एक मुश्किल सीरीज थी। तो वैसे मैं तो बाज़ भी कमज़ोर टीम नहीं समझता, क्योंकि कंपैरेटिवली सिर्फ बैटिंग का थोड़ा सा मार्जिन आप देखें। मैं टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉलिंग में तो वो वर्ल्ड क्लास हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल सीरीज, एंड वी हैव चेस्ड 300। मुश्किल सीरीज थी इसलिए कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी होम सीरीज, उनकी मर्जी की पिचेस और फिर श्रीलंका की कंडीशंस, ये तीनों फैक्टर्स में, तो इसमें 80 नंबर इसलिए दूंगा कि दुरुस्त फैसले किए बॉलिंग चेंजेस के हवाले से। दूसरे मैच में कुछ थोड़ा सा बॉलर्स को चाहिए था कि इस तरह से गाइड करते या रिदम तोड़ते रहमानुल्लाह गुरबाज का, लेकिन वो नहीं तोड़ सके। इसमें छोटे छोटे मसले मसाइल हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो बाहर कोचिंग स्टाफ भी बैठा हुआ, वो गाइड भी करता होगा, तो होपफुली कि ये चीज़ें मजीद इंप्रूव हो जाएगी। सो व्हाट अबाउट मदर ऑफ ऑल मैचेस, वर्ल्ड कप, बिफोर वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एशिया कप, इसको कैसे देख रहे हैं? अभी तो जो इंडिया में मैचेस चल रहे हैं, शुरू होंगे वर्ल्ड कप के, उसमें ये जो पाकिस्तान इंडिया के अलावा के जो मैचेस हैं उनके टिकट्स भी तकरीबन बिक गए हैं और बड़ी शिद्दत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान इंडिया के मैच के टिकट के लिए। तो मेरा ख्याल है अगर ये बेंगलोर और चेन्नई में मैचेस के टिकट 15 मिनट में बिके हैं, तो ये तो फिर 5 मिनट की 5 मिनट की फिर सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान, ऑब्वियसली एशिया कप में अब हमारी जो पिछले मैचेस में हम देखें हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और हम अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, टीम का एक अच्छा जो कह लें मोमेंटम बिल्ड हुआ है। अब एशिया कप के अंदर चाहे वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, दीगर टीम्स भी हैं बड़ी स्ट्रांग हैं। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग मैच है वो मुल्तान की कंडीशंस में होने वाला है। सो मुल्तान की कंडीशन में हम अपना जो कह लें एक अच्छा किक स्टार्ट कर सकते हैं टूर्नामेंट का। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ किक स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम किक बॉक्सिंग खेल सकते हैं। तो वो इसलिए
कि उनकी टीम में संदीप लामिचरने के अलावा कोई आपको आप किससे भी पूछो तो वो आपको नहीं पता होगा कि कोई बड़ा नाम कोई है। ठीक है, लेकिन इस लिहाज से अच्छा है कि किसी क्वालिफाइड टीम को अगर खेलने का मौका मिलता है तो वो डेवलप होती है बड़ी टीमों से खेल। इस मैच की इस लिहाज से अहमियत है, अदरवाइज स्ट्रेंथ का तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुल्तान की जो पिच है ये PSL के इब्तिदा में तो बड़ी मुश्किल पेश आती थी बैटर्स के लिए, लेकिन अब रमीज राजा ने इस पे कुछ काम किया था तो वो पिच काफ़ी बेटर है। तो हम ये तवक्का करेंगे कि कोई रन्स का रिकॉर्ड बने नेपाल जैसी टीम के खिलाफ। संदीप बेशक आगे है लेकिन जेट लैग का मसला भी उनका हो सकता है, अगर आज ही पहुंचेंगे तो मैच खेलने के लिए बहुत भारत की टीम को आप कैसे देखते हैं? खास तौर पे उनकी बॉलिंग बड़ी मुतवाज़िन हो गई है अब और वो बड़ा क्लेम भी कर रहे हैं, आई मीन, और लग भी रहा है ऐसा। तो आपको क्या लगता है भारत की टीम को देखकर? भारत की टीम काफ़ी बैलेंस हुई है, और दूसरी बात यह कि वो दुनिया भर में मशहूर है कि होम ग्राउंड के तो वो शेर हैं ही। और फिर एक रवायत ये भी है कि पिछले 3 वर्ल्ड कप जो है वो होम टीमों ने जीते हैं, तो इस लिहाज से फिर मोस्ट फेवरेट तो इंडिया को कहा जाएगा। अच्छा, क्योंकि स्ट्रेंथ उनकी ऐसी है, दूसरी है कि उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन बेहतर हो गया है। 132 में से 73 उनके मुकाबले में पाकिस्तान जीता है, 55 वो जीते हैं। 172 में 173 में से आउट ऑफ 173 जी पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है इंडिया की निस्बत। नहीं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे रिकॉर्ड तो है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्ट्रेंथ है और जिस तरह का प्लान नजर आ रहा है इंडिया का कि जिस तरह की पिचेस का उन्होंने इंतखाब किया है कि फलां हरीफ के साथ हम फलां मैच पे खेलेंगे, अपनी मर्जी का फलां वेन्यू पे हम फलां के साथ खेलेंगे, अफगानिस्तान के साथ खेलना है तो हम जो है बिल्कुल स्पिन विकेट पे खेलेंगे। तो इस तरह, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद दोनों की टीमों के लिए वो कंडीशन और ये सोच के नहीं खेलना चाहिए। वर्ल्ड कप हम नहीं जीत सकते, अब तो वर्ल्ड कप में भी हमने भारत को हराया है। हाँ जी, और ये चीज भूल के जानी चाहिए कि किस सरफेस पे आपको किन कंडीशन में और कितने लाख करोड़ में खिला रहे हैं। आपकी तवज्जो होनी चाहिए बैट और बॉल पे। तो एशिया कप में वैसे हमको सरप्राइज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, कोई सरप्राइज भी इन टीमों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 सरप्राइज तो होते होते रह गए ये अफगानिस्तान की तरफ से। तो ये खास तौर पे जो एशिया कप की कंडीशंस हैं ये ज़ाहिर इंडिया से थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इंडिया में फिर भी बैटिंग ट्राई होंगे, तो ये जो कंडीशंस है श्रीलंका की, पाकिस्तान में स्पोर्टिंग पिच है, कल स्टडी किया था, कल स्टेडियम गए तो चेक किया, तो पाकिस्तान में ये लाहौर की पिच जो है वो स्पोर्टिंग है, इस पे काम भी हुआ है पिछले 1-2 साल में पिचेस पे। ठीक है, रमीज राजा के दौर से काम शुरू हुआ था। तो पिचेस जो है वो यहाँ की बेहतर है, मुल्तान की बेहतर हो सकती है, मुल्तान की अगर ना भी बेहतर हो तो टीम नेपाल की है, तो इतना मसला नहीं है। मतलब लेकिन जब श्रीलंका में जाएंगे, श्रीलंका में मसला ये है कि श्रीलंका में IPL के मैचेस उन तमाम पिचेस पे हुए। ठीक है, 20 वंस अगेन करेक्टिंग द फिगर्स, 132 में से पाकिस्तान ने 73 जबकि भारत ने 55 मैचेस जीते हैं। हमें एक एज बहरहाल साइकोलॉजिकल हासिल है भारत के ऊपर, लेकिन लेट्स सी कि परफॉर्मेंस कैसी होती है। जर्सी कैसी लगी आपको वर्ल्ड कप की पाकिस्तान टीम की? ये जो पहले जर्सी थी उससे काफी बेहतर है, कलर स्कीम बरकत वाली लग रही है। कलर स्कीम अच्छा, और बरकत तो परफॉर्मेंस से पड़ेगी, वर्दी से नहीं पड़ेगी। वर्दी से नहीं पड़ेगी? हाँ, वर्दी से तो ये है कि चले उसमें अट्रैक्शन ग्राउंड में होती है, ज़ाहिर है फैंस जो हैं वो उसके साथ एक तरह की वाबस्तगी होती है उनकी, तो इस लिहाज से तो वो खूबसूरत है। कल जब उसकी अनवीलिंग हुई है तो 99% ऑफ रिपोर्टर्स कह रहे थे कि जो पिछली है उससे बेहतर है, इसकी कलर स्कीम जो है वो अच्छी अच्छा है। ये जब हम बात भी करें तो पाकिस्तान का परचम जो लगाया खास टीवी स्क्रीन के ऊपर कल जो वीडियो आई थी इस जर्सी को रिवील करने के हवाले से, तो वो जो उसमें तमाम तर पाकिस्तान की जो जर्सीज हैं पुरानी उनको भी दिखाया गया और फिर इसको दिखाया गया जो अभी अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी होती जा रही है विद द टाइम। खैर चलें, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। विश ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान। फिल वक्त एशिया कप पे नजर रखनी चाहिए, वर्ल्ड कप पे नहीं रखनी चाहिए, वर्ल्ड कप बाद में आएगा, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट खला के उस पार का, और आज किस मौजू पे बात हो रही है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार में आज हम बात करेंगे चांद पर। इससे पहले खला के उस पार के सिलसिले में हमने शमसी निज़ाम के तमाम सैयारों को, तमाम प्लैनेट्स को देखा और हमने देखा कि ये सब कितना इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें जो की थी, वो आज भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये है कि आपको ज़मीन के जितने भी नंबर्स हैं वो आपको अज़बर होने चाहिए।
यानी आपके ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी कितनी है ये आपको असबर होनी चाहिए, ज़मीन की वेलोसिटी यानी सरफेस वेलोसिटी कितनी है ये आपको असबर होनी चाहिए, आपको ज़मीन का टोटल साइज़ क्या है, ज़मीन जो है वो किस स्पीड से ऑर्बिट कर रही है, अपने महवर के गिर्द जो है वो किस स्पीड से घूम रही है, सूरज से ज़मीन का फासला कितना है, ये तमाम नंबर्स आपको जब मुकम्मल तौर पर याद होंगे तो किसी भी और प्लेनेट पे के जब नंबर्स आपके सामने आते हैं तो फौरी तौर पर आप उन नंबर्स को अपनी ज़मीन के नंबर से कंपैरिजन करते हैं और फिर एक वाज़ेह शक्ल नज़र आती है, एक वाज़ेह तस्वुर नज़र आता है। सबसे पहले हम चांद पे जब बात करेंगे तो नंबर्स पे बात करेंगे। चांद जो है वो 3,60,000 किलोमीटर के फासले पर है ज़मीन से, और ये जो फासला है ये मैं आपको आजकल का फासला बता रहा हूँ। एवरेज जो ऑर्बिट है वो 3,84,000 किलोमीटर है। और चांद के वाले से ऑफ कोर्स हमारे ज़हन में जो सबसे पहले बात आती है नंबर्स में वो आती है कि इंसान ज़मीन छोड़कर अब तक सिर्फ एक ही जगह पर जा सका है, वो चांद है। मुख्तलिफ जगहों पे प्रोब्स गई हैं, वहाँ पे स्पेस क्राफ्ट गए हैं, लेकिन इंसान खुद वो सिर्फ आज तक चांद पर गया है। और चांद जो है उस पर टोटल कितने लोग जा चुके हैं, उनकी तादाद 24 है। और मून वॉकर्स जो हैं, यानी जिन लोगों को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो चांद पर कदम रख कर और वहाँ पर चल सकें, उनकी तादाद 12 है। जबकि जो रोबोटिक्स हैं या जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनकी तादाद इस वक्त जो है वो 100 से ज़्यादा हो चुकी है। चांद पर जितने भी रिसर्च के हवाले से जितने भी प्रोब्स या जो स्पेस क्राफ्ट्स वहाँ पे गए हैं। अब ज़मीन और चांद का जो कंपैरिजन है उसकी तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक तरह आप ये झलक देख लें कि ये जो आपको जितनी भी जगह नज़र आ रही हैं ये वो जगह हैं जहाँ पे ह्यूमन ने या इंसान ने लैंड किया है। ये वो साइट्स हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे इंसान ने लैंड किया है। अब इसमें आपको नुमाया तौर पे अपोलो 15 नज़र आ रहा होगा, अपोलो 17 की जो साइट है वो नज़र आ रही होगी, अपोलो 11 है, अपोलो 16 है। ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे इंसान ने कदम रखा। और ये चांद की वो वाली साइड है, वो वाला रुख है जो ज़मीन की जानिब है। और ज़मीन की जानिब ये जो रुख है इसके ऊपर जितनी भी वो जो साइट्स हैं जहाँ पे इंसान ने कदम रखा ये आपको नज़र आ रही है। अब ये जो है ये रोबोटिक लैंड साइट्स हैं जहाँ पे रोबोट्स ने, ऑफ कोर्स ये अभी भी कम है। जो रोबोटिक जो लैंडिंग साइट है इसमें भी आपको नुमाया आपको नज़र आ रहा होगा लूना 2, लूना 17, 21, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि लूना अभी 25 जो है वो क्रैश किया है। और ये रशियन प्रोग्राम है। रशियन प्रोग्राम जो है जो चांद के वाले से प्रोग्राम है 1976 के बाद तकरीबन 50 साल के बाद उन्होंने लूना 25 भेजा जो कि क्रैश कर गया। 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने चांद पर क्रैश किया था आज से चंद हफ्ते पहले। और ये बाकी आपको साइट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे मुख्तलिफ जो रोबोटिक्स जो लैंडिंग साइट है इसके अंदर लूना की आपको मुख्तलिफ साइट्स नज़र आ रही हैं। फिर सर्वेयर 6 और 7 है, रेंजर 7 है, डिफरेंट जो साइट्स हैं ये वो जगह हैं जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोब्स जो मुख्तलिफ मशीनों ने लैंड किया चांद के ऊपर। और इसके अलावा जो इसका क्रस्ट है वो अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्रस्ट जो है उसके वाले से जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है जो वो फैसिनेट करती है कि इसका जो यानी क्रस्ट से मुराद ये है कि जो ऊपरी सतह है चांद की, ऊपरी जो तह है वो हमारी तरफ यानी जो ज़मीन की तरफ चांद का रुख है उसकी तरफ वो थिन है या पतली है, जबकि जो डार्कर साइड ऑफ द मून है या दूसरी मून की चांद का जो दूसरे वाला हिस्सा है जो हमें नज़र नहीं आता उसकी तरफ जो है वो थिक है या मोटी है। और अगेन जितने भी रिसर्चर्स हैं नोबडी नोज कि ये क्यों है, अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ है। ज़मीन की पर जो ज़िंदगी का जो एक पूरा तसलसल है उसमें चांद का बराह रास्त हिस्सा है। आप उसको मदद जज़र के हवाले से ले लें या इवन जो वॉबल करती है जो ज़मीन जो है वो अपने एक्सेस पे मुस्तकिल जब प्रॉपर जो बैठी हुई है इसमें चांद का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो चांद की जो अहमियत है वो शायरी के अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अब हम आते हैं ज़मीन की तरफ के साथ उसको कंपैरिजन करने के हवाले से। इसका जो साइज़ कंपैरिजन है इसको हम स्टैट्स के हवाले से बजाय आपको अगर विजुअल दिखा दें, यानी जनरली तो हमें मालूम है कि चांद छोटा है लेकिन एग्जैक्टली अगर ज़मीन इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये जो पस मंज़र में है ये ज़मीन है और ये जो ब्लैक है ये उसके ऊपर चांद है, इससे आपको मुकम्मल तौर पे एक सही तस्वर पैदा हो जाएगा कि चांद का जो साइज़ है वो ज़मीन की बनिस्बत कितना है या कितना कम है। ये आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा होगा।
बाकी क्योंकि हमें मालूम है कि ज़मीन जो है वो तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रही है चांद के गिर्द, लेकिन जो चांद ज़मीन के गिर्द सफ़र कर रहा है उसकी जो रफ्तार है वो 3,680 किलोमीटर पर आवर है। ज़मीन की जो सरफेस ग्रेविटी है वो आपको मालूम है कि 9.8 मीटर पर सेकंड है जो सरफेस ग्रेविटी है, और जो ग्रेविटी है सरफेस ग्रेविटी चांद की है वो तकरीबन 1.624 मीटर पर सेकंड है। 1.6 आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस कदर कम है, जिसकी वजह से जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं जिसमें जब चलते हैं एस्ट्रोनॉट मून की सतह पे, मून की सरफेस पे, तो वो बड़े बड़े जंप्स लेते हैं। उसकी वजह यह है कि टोटल ग्रेविटी जो है वो और मैस ऑफ कोर्स कम है, 1.624 मीटर पर सेकंड है। सरफेस ग्रेविटी के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वो होती है एस्केप वेलोसिटी। हमने तमाम प्लैनेट्स की एस्केप वेलोसिटी को ज़मीन से कंपैरिजन किया था। ज़मीन की अगर आपको याद हो तो वो 40,284 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, या आप दूसरी तरफ देख लें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। आपको ज़मीन को छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार चाहिए होती है छोड़ने के लिए। सो बिल्कुल इसी तरह की जो एस्केप वेलोसिटी, अगर हम उसको चांद को देखें तो आपको चांद का मैस क्योंकि कम है तो वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी भी कम दरकार होगी, और वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। ज़मीन का जो चांद है ये सोलर सिस्टम में शमसी निज़ाम में 5वां बड़ा चांद है, और ओवरऑल 200 से ज़्यादा चांद हैं। एक्चुअली नंबर जो है ये कहना ज़रा मुश्किल है कि टोटल कितने चांद हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप फॉर्मली उनको नाम नहीं देते उस वक्त तक वो उस गिनती में नहीं आते, गो कि वो होते हैं। तो इसकी वजह से एग्जैक्ट नंबर तो आप नहीं कह सकते कि इतने चांद हैं टोटल। अमूमी तौर पे हम वो नंबर ये कहते हैं कि जिनको फॉर्मली उनको नाम दे दिया गया है। सो एनीवे 200 से ज़्यादा चांद जो हैं वो सोलर सिस्टम में है, और उसमें 5वां बड़ा चांद जो है वो चांद है, अब ऑफकोर्स ज़मीन का चांद है। चांद पर कभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। चांद ने हमेशा आपको तहय्युर में डाला है, इंसान को तहय्युर में डाला है, हैरत में डाला है, और शायरी से लेके जमालियात से लेके हुस्न के हवाले से इस तारों के तौर पे इस्तेमाल होने से लेके साइंस। दूसरी तरफ देख लें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। आपको ज़मीन को छोड़ने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार चाहिए होती है छोड़ने के लिए। सो बिल्कुल इसी तरह की जिसके वेलोसिटी, अगर हम उसको चांद को देखें तो आपको चांद का मैस क्योंकि कम है तो वहाँ पे इसके वेलोसिटी भी कम दरकार होगी, और वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। ज़मीन का जो चांद है ये सोलर सिस्टम में शमसी निज़ाम में 5वां बड़ा चांद है, और ओवरऑल 200 से ज़्यादा चांद हैं। एक्चुअली नंबर जो है ये कहना ज़रा मुश्किल है कि टोटल कितने चांद हैं। उसकी वजह यह है कि जब तक आप फॉर्मली उनको नाम नहीं देते उस वक्त तक वो उस गिनती में नहीं आते, गो कि वो होते हैं। तो इसकी वजह से एग्जैक्ट नंबर तो आप नहीं कह सकते कि इतने चांद हैं टोटल। अमूमी तौर पे हम वो नंबर ये कहते हैं कि जिनको फॉर्मली उनको नाम दे दिया गया है। सो एनीवे 200 से ज़्यादा चांद जो है वो सोलर सिस्टम में है, और उसमें 5वां बड़ा चांद जो है वो चांद है, अब ऑफकोर्स ज़मीन का चांद है। चांद पर कभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हो सकती। चांद ने हमेशा आपको तहय्युर में डाला है, इंसान को तहय्युर में डाला है, हैरत में डाला है, और शायरी से लेके जमालियात से लेके हुस्न के हवाले से इस तारों के तौर पे इस्तेमाल होने से लेके साइंस में उसको आपको किसी भी जिहत में देखें तो चांद जो है वो पिछले 10, 12, 15 हज़ार साल की जो भी रिटन हिस्ट्री है उसमें इंसानी हवास पे छाया रहा है, और चांद जो है इस पर गुफ्तगू भी किसी एक सेगमेंट में नहीं हो सकती। चांद पर गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे, और स्पेशली जो सबसे अहम सवाल है कि अगर चांद ना होता तो क्या होता। देखते रहिए खला के उस पार। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और जाते जाते आपको पता है हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं कभी कभी, चाहे हम खुद करें या ना करें, लेकिन हमें स्टूडियोज में एक्सरसाइज कराती है खुशी। सो ओवर टू यू खुशी। Thank you, Ramila. Thank you, Imran. So we are going to do a very fun ab workout today. तो हमने फ्लोर पे जाना है। So it's gonna be so हमने पहले वार्म अप करना, sorry. We should do toe touches, a bit of high knees, ठीक है, 30 reps, and then we'll start the workout. So हमने नीचे फ्लोर पे जाना है। So first exercise should be half crunches, hands behind your head and lift your shoulder up. Don't pull your neck down. Breathe when you sit up. Inhale when you go down. Second exercise, starfish crunches. Right arm, left leg. When you lift your leg, breathe out, breathe in.
legs wide in V shape and arms in line with your shoulders. Third exercise. So guys, this is not a very intense workout, ये beginners के लिए. So we're going to go in plank position. So each exercise would be 30 seconds. Stomach in, hips tight, and elbows in line, right below your shoulders. Stomach tucked in, hips tucked in. So it's going to be 30 seconds. Then we're going to go back on the ground, hands right below your hips and back, leg straight, leg raises with hip lifts. And for beginners, one leg bent, one leg straight, and you lift, your feet should be pointing towards the ceiling. Exhale on the top. Then we have bicycles. Fifth exercise. So we extend our leg and pull the other leg towards the elbow. Exhale, exhale. Lift your torso up. Right elbow, right left knee, left elbow, right knee. So for beginners, feet on the ground, lift your leg up, push your elbow towards the knee, and exhale. And guys, the sixth exercise is the last one. So when you go in plank position again, palms right below your shoulders. So high plank करेंगे, head to heel in one line, and we'll pull the knee towards your elbow outwards. It will stretch your obliques and core together. When you pull, breathe out, make sure stomach is tucked in. So these 6 exercises are 30 seconds and 30 seconds on, 10 seconds off. So guys, 3 to 4 rounds and 1 minute rest after every round. So guys, try these at home. Take care. Thank you very much खुशी, बहुत शुक्रिया. खुशी ने आपको एक्सरसाइज करा दी. एक्सरसाइज करा दी और एक एक्सरसाइज रुपए को डॉलर करवा रहा है, मुसलसल कभी ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लेके आता है, और इस तरह हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, श्रिंक होता जा रहा है. अब तो 302 लग गई हमारे रुपए के ऊपर, यानी कि डॉलर इंटरबैंक के अंदर 302 में पहुंच गया है और ओपन मार्केट के अंदर 315 रुपए के ऊपर, जो कि हाईएस्ट हाई है, इस पर ट्रेड हो रहा है. मजीद जख्म लगे हैं रुपए को ओपन मार्केट के अंदर. इस वक्त जो, जैसा कि मैंने कहा, 315 रुपए की बुलंद तरीन सतह है और इंटरबैंक में 1 रुपया मजीद इसमें इजाफा हुआ है. इस वक्त 302 का फर्क है और ये जो ओवरऑल डिफरेंस है दोनों प्राइसेस के अंदर ओपन मार्केट में, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है. ये तकरीबन कोई पौने 14 रुपए तक पहुंच गया है जो ओवरऑल डिफरेंस है, और ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात है. इसकी वजह से जो लीगल वेज के अंदर करेंसी पाकिस्तान में आती है या रेमिटेंसेज आती हैं, उसमें शदीद कमी आती है, चूंकि लोग फिर इलीगल वेज या हुंडी के तरीके इस्तेमाल करते हैं और उसका डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर बुरा असर पड़ता है. दूसरी जानब स्टॉक मार्केट भी मंदी का शिकार है. जो 100 इंडेक्स है, इसमें 200 से ज्यादा पॉइंट्स कम हुए हैं और कल की खबर यह है कि 64% जो हमारे हिस्से हैं उनकी प्राइसेस कम हो गई हैं. सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डिक्लाइन. चलें जी, अच्छी खबर देना चाहते थे लेकिन क्या करें, है नहीं. अभी हम आपसे इजाजत लेते हैं, कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.